प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन की इकाई 7 पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक में हमारे 5 सदस्य आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इन सबकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। इनकी हाइड्राइड के बारे में पूर्व में आपने अध्ययन कर लिए है, जैसे अमोनिया के बनाने की विधि और इसके गुणधर्म के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। आज इसका दूसरा सदस्य है फास्फीन। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फास्फीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके गुणधर्म और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। फास्फीन जो होता है, इसका सूत्र होता है pH3। ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसमें फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसकी जो संकरण होता है, इसमें संकरण sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण होने के कारण इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होना चाहिए, पर इसकी आकृति विकृत हो जाती है और इसकी आकृति विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है, पिरामिड की तरह हो जाती है और इसमें बंध कोण का मान हमको 92.3 के लगभग मिलता है। अमोनिया से बंध कोण का मान इसका कम हो जाता है। उसका कारण है फास्फोरस का आकार अमोनिया से बड़ा होना। इसके पास ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इसकी क्षारीयता प्रकट करता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, समूह 15 का सदस्य है। ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या संयोजी कक्ष कहलाता है ये इसका, और संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 5 बंध बना सकता है और इसकी बाहरी कक्षा तीसरी अपूर्ण है, आगे 3D खाली है, तो ये RNA को प्रकार का संकरण कर सकता है। ये फास्फोरस की खासियत होती है। तो फास्फोरस का हाइड्राइड होता है फास्फीन, इसका संकेत है pH3। फास्फीन को अब हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं चार्ट टंगा हुआ है। इस चार्ट में प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने की विधि आपको दिखाई देगी। इसके लिए हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें हम 2 नलियां डाल देते हैं, 2 निकास नली, पोली नलियां डाल दी जाती है और साथ ही इसका संबंध हम गैस जार से कर देते हैं। प्रयोगशाला में फास्फीन को जल के अधोविस्थापन द्वारा गैस जार में इकट्ठा करके बनाया जाता है। यहाँ पर फास्फीन को बनाने के लिए प्रयोगशाला बनाने की अनेकों विधि, प्रयोगशाला में बनाने के लिए ये यहाँ पर बर्नर लेते हैं, तार की जाली रखते हैं और आसवन फ्लास्क को गर्म किया जाता है। फ्लास्क को पूरा सा यहाँ पर इसमें जो वातावरण है, आखिरी वातावरण को उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि फास्फीन जैसी बनती है वो हवा के संपर्क में या वायु इसमें रहेगी संपर्क में आने से जलने लगती है। वैसे फास्फीन अज्वलनशील होती है, किंतु हवा के संपर्क में आने से और गर्म अवस्था में वह जलने लगती है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर फ्लास्क में हम अक्रिय वातावरण उत्पन्न करते हैं। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और तेल गैस प्रवाहित की जाती है, तो जिससे हमारा फ्लास्क क्या है, अक्रिय हो जाता है। अब इसमें हमको लेना है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस भी अत्यधिक क्रियाशील होता है। श्वेत फास्फोरस लेते हैं और सांद्र NaOH लेते हैं, NaOH का जलीय विलयन। तो यहाँ पर NaOH फास्फोरस के बीच में क्रिया तभी होगी जब इसमें जल होगा, तो इनके बीच में क्रिया होती है और फास्फीन गैस बनती है। सोडियम हाइपोफास्फाइड बनेगा और साथ में फास्फीन गैस बनेगी। तो इसकी प्रयोगशाला विधि है और इसका यह प्रयोगशाला विधि का समीकरण है। श्वेत फास्फोरस पर सांद्र NaOH की अभिक्रिया से इसको तैयार किया जाता है। निकास नली से फास्फीन बनेगी। ये फास्फीन यहाँ गैस जार रखा रहेगा तो गैस जार में एकत्रित हो जाएगी। किंतु क्या होता है, फास्फीन यदि यहाँ पर हमने गैस जार नहीं रखी, फास्फीन यदि हवा के संपर्क में तुरंत आ जाती है तो क्या होता है, ये धुएं के छल्ले बना लेती है। धुएं के छल्लों को वोल्टेज रिंग भी कहा जाता है। तो ये धुएं के छल्ले किस चीज के बनते हैं? फास्फोरस पेंटॉक्साइड का श्वेत धूम्र होता है और उसके गोल गोल छल्ले दिखाई देते हैं, जिनको वोल्टेज रिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी खासियत होती है। धुएं के छल्ले जो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड के होते हैं। तो ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है। श्वेत फास्फोरस पर सांद्र NaOH की क्रिया से इसको बनाया जाता है। अब इसमें जो फास्फीन हमारी बनी है, फास्फीन का आप शोधन कैसे करेंगे? इसमें जो फास्फीन है अनेकों अशुद्धियां आ जाती है। साथ में क्या होता है, फास्फीन के साथ साथ इसमें
फास्फोरस डाइहाइड्राइड भी बन जाता है। तो इस डाइहाइड्राइड को हमको हटाना पड़ता है। साथ में यहाँ पर फास्फोरस वाष्प भी रहती है, तो जो फास्फीन को प्रज्वलित कर देती है, फास्फीन को जला देती है, तो जिससे ये हमको धुएं के छल्ले मिलते हैं। तो इसको रोकने के लिए फास्फीन का शोधन कैसे किया जाता है? जो हमारे यहाँ फास्फीन प्राप्त हो रही है, इस फास्फीन को हाइड्रोजन आयोडाइड अम्ल में अवशोषित करा लिया जाता है, तो इससे फास्फोनियम आयोडाइड बन जाता है। ये जो फास्फोनियम आयोडाइड बनता है, इसकी किसी भी क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे NaOH से ही कराई जाएगी इसकी अभिक्रिया, तो इसमें हमको फास्फीन शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। तो ये है फास्फीन का शोधन आप कैसे करेंगे। या दूसरी भी विधि है जो हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, उसको यदि अल्कोहली विधियां ले लें तो जो इसमें यहाँ पर फास्फोरस डाइहाइड्राइड बनती है वो घुल जाती है, अलग हो जाती है। या और भी विधि है जिसमें क्या करते हैं, जो फास्फीन बन रही है उसको अतिशीतित कर देते, अत्यधिक ठंडा कर देते हैं, तो फास्फोरस डाइहाइड्राइड उसमें ठंडी होकर अलग हो जाती है और हमारी फास्फीन शुद्ध अवस्था में मिलती है। ये फास्फीन का शोधन है। तो जो यहाँ से हमको फास्फीन मिलेगी, गैस जार में इकट्ठी होगी, उसको शुद्ध कैसे करेंगे हम? हाइड्रोजन आयोडाइड में अवशोषित करेंगे, फास्फीनियम आयोडाइड बन जाएगा। फास्फीनियम आयोडाइड की क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको शुद्ध फास्फीन मिलेगी। तो ये फास्फीन हमारी गैसीय अवस्था में हमको प्राप्त हो जाएगी। ये प्रयोगशाला विधि हुई और शोधन हुआ। अब इसकी बनाने की और भी कई विधियां हैं। ये प्रयोगशाला विधि का समीकरण आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसको फास्फोरस अम्ल से भी तैयार किया जाता है। फास्फोरस अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने से यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल बन जाता है और साथ में फास्फीन बनती है। और भी विधियां हैं इसको बनाने की। इसको बनाने के लिए हम कैल्शियम फास्फाइड भी ले सकते हैं। कैल्शियम फास्फाइड पर जल की अभिक्रिया कर सकते हैं, या एल्यूमिनियम फास्फाइड ले सकते हैं, उस पर हम HCl की अभिक्रिया कर सकते हैं। कैल्शियम फास्फाइड पर जल की अभिक्रिया करने से भी हमको फास्फीन मिल जाती है। कैल्शियम फास्फाइड पर जल की अभिक्रिया, इससे भी हमको फास्फीन प्राप्त होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फास्फाइड, इस पर भी अम्ल की क्रिया से हम फास्फीन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फास्फाइड पर पानी की अभिक्रिया या फास्फाइड पर अम्ल की अभिक्रिया से भी फास्फीन प्राप्त की जाती है। तो ये फास्फीन बनाने की सामान्य विधि है और ये प्रयोगशाला विधि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये वाली विधि फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और साथ में समीकरण लिखिए। तो ये इसका नामांकित चित्र है और इसका ये श्वेत फास्फोरस से बनाने की विधि है। तो ये विधि आपको इम्पोर्टेंट विधि है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी अनेकों विधियां इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, फास्फीन के साथ साथ फास्फोरस डाइहाइड्राइड भी बन जाता है। फास्फोरस डाइहाइड्राइड जो बनता है वो यहाँ पर इसके वोर्टेक्स रिंग बनाने का कारण बनता है। तो यहाँ पर फास्फीन जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, हवा के संपर्क में आने से फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना लेती है और गोल छल्ले धुएं के बनते हैं, जिसको वोर्टेक्स रिंग कहा जाता है। अब हम फास्फीन के गुणों की बात करेंगे। फास्फीन के जो भौतिक गुण होते हैं, फास्फीन एक रंगहीन गैस होती है और इसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है और ये विषैली गैस होती है और -87 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। ये फास्फीन की खासियत होती है। फास्फीन की वैसे प्रवृत्ति क्या होती है, अज्वलनशील होती है, जलती नहीं है। पर क्या होता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आती है या इसमें अशुद्धियां आ जाती है, अशुद्धियां फास्फोरस डाइहाइड्रेट किया जाएगी या फास्फोरस वाष्प किया जाएगी, तो ये तुरंत जलने लगती है। और जैसे इसमें हमने देखी हवा के संपर्क में आई तो तुरंत इसने वोर्टेक्स रिंग बना दी। तो ये फास्फीन के गुण होते हैं, भौतिक गुण। अब रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फास्फीन को यदि उच्च ताप पर आप गर्म कर देंगे तो ये इस समीकरण के अनुसार हमको श्वेत फास्फोरस दे देगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ये इस समीकरण के अनुसार। यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया है इसकी, वायु से अभिक्रिया।
जब वायु का आधिक्य लिया जाता है तो ये फास्फोरस पेंटोक्साइड बनाती है और जल बनाती है। फास्फोरस पेंटोक्साइड बनने के कारण ही हमको श्वेत धूम्र मिलता है। इसके अलावा वायु कम मात्रा में रहेगी तो यहाँ पर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाती है। तो ये सभी वायु के संपर्क में आते ही ये फास्फोरस पेंटोक्साइड मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनता है, जो इसके धुआं बनने का कारण बनता है, इसकी ज्वलनशीलता का कारण बनता है। वैसे भी हमको सभी वैज्ञानिक लोग बता चुके हैं कि फास्फिन जो अज्वलनशील है, पर क्या होता है जैसे इसमें अशुद्धि आ जाती है या ये बन जाते हैं, इनके संपर्क में आती है तो तुरंत जलने लगती है। और इसके इसी गुण का उपयोग हम विशेष कार्य में भी करते हैं। इसके अलावा यदि हमको फास्फिन की पहचान परीक्षण करना है तो ये इसका गुण भी होता है, ये हमारे कॉपर सल्फेट को, सिल्वर नाइट्रेट को काले रंग में अवक्षेपित कर देती है। तो काले रंग में कैसे अवक्षेपित करेगी, ये उनके फास्फाइड बना देती है। तो धातुओं के लवण के साथ क्रिया करके धातुओं के फास्फाइड बना देती है। इन फास्फाइड का रंग काला होता है, इससे हम फास्फिन की पहचान या परीक्षण भी करते हैं। टेस्ट हमको फास्फिन का करना है तो उसमें आप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए तो आपको कॉपर फास्फाइड का काला अवक्षेप मिल जाएगा, या उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए तो सिल्वर फास्फाइड का काला अवक्षेप मिल जाएगा। ये इस समीकरण के अनुसार देखिए, कॉपर सल्फेट में फास्फिन डालेंगे तो यहाँ पर कॉपर फास्फाइड का काला अवक्षेप, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे तो सिल्वर फास्फाइड का काला। इसी प्रकार से HgCl2 में डालेंगे तो मर्क्यूरिक फास्फाइड का काला अवक्षेप आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी पहचान भी है और इसके गुण भी है, धातु के लवणों को फास्फाइड में बदलना या काले रंग का अवक्षेप देना। इसके अलावा क्या होता है, फास्फिन क्षारीय प्रकृति की है, जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ भी लिए होंगे। इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहा जाता है। लुईस क्षार या लिविस क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे परमाणु जिनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है, जो रासायनिक क्रियाओं में दान कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार। तो यहाँ पर pH3 की प्रकृति भी लुईस क्षार के समान होती है, किंतु ये अमोनिया से बहुत क्षीण क्षारीय होता है। प्रकृति लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण लुईस क्षार प्रकृति में पाई जाती है। चूंकि क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति आप कैसे सिद्ध करेंगे इसकी, तो क्षार है इसलिए ये अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएगी, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाएगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड बनाता है या फास्फोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये इससे हमको इसके क्षारीय लक्षण मालूम चलते हैं कि फास्फिन क्षार होता है, अम्ल से क्रिया करके इसने लवण बनाया है। फास्फिन जो होती है, फास्फिन का अब हमको उपयोग देखना है, ये इसके प्रमुख रासायनिक गुण है। अब फास्फिन का उपयोग आता है। फास्फिन का उपयोग होम सिग्नल बनाने में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, होम सिग्नल क्या होते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे बच्चे आप जानते हैं समुद्रों में जहाज जो जाते हैं, जहाज में यदि रास्ते में चट्टान आ जाती है तो उससे टकराकर दुर्घटना हो सकती है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए उनको आगाह किया जाता है और यहाँ पर इनके सिग्नल बनाए जाते हैं और ये होम सिग्नल कहलाते हैं। तो ये होम सिग्नल बनाने के लिए हम फास्फिन का उपयोग करते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है, होम सिग्नल बनाने के लिए ये इस प्रकार से एक टिन का बना हुआ डिब्बा लिया जाता है और इसमें अनेकों छिद्र कर दिए जाते हैं। होम सिग्नल, फास्फिन का मुख्य उपयोग है होम सिग्नल बनाने के लिए। होम सिग्नल बनाने के लिए टिन का डिब्बा लिया जाएगा, इसमें भर दिया जाता है कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड और ये छिद्रित डिब्बा है। तो जैसे ही इसको समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जैसे ही डिब्बा चट्टानों से टकराएगा और पानी के संपर्क में आएगा तो इसमें यहाँ पर फास्फिन गैस बनेगी और यहाँ पर बनेगी एसिटिलीन गैस। जैसे ही फास्फिन बनती है, हवा के संपर्क में आती है या उसमें फास्फोरस डाइहाइड्रेट बन जाता है तो वो तुरंत जलने लगती है। एसिटिलीन भी उसके साथ जलने लगती है, तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और जहाज वाले को पता चल जाता है कि आगे कोई चट्टान है। तो इस प्रकार से होम सिग्नल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके रिएक्शन आप देखेंगे, पानी से किस प्रकार से कैल्शियम फास्फाइड रिएक्शन करता है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और फास्फिन बन जाएगा।
इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बाइड भी जब जल के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये विधि आपने कक्षा 11वीं में पढ़ लिए है। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, कैल्शियम कार्बाइड पर जलीय अभिक्रिया। तो ये दोनों का मिश्रण लिया जाता है, छिद्री डिब्बे में भर दिया जाता है, उस डिब्बे को समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो ये डिब्बा तैरते हुए यदि चट्टान से टकराता है तो यहाँ पर फास्फीन और एसिटिलीन गैस बनती है और साथ में क्या होता है, इसमें आग उत्पन्न होती है। फास्फीन एसिटिलीन जैसे हवा के संपर्क में आएगी आग उत्पन्न करती है, तो उसमें प्रकाश और आग उत्पन्न होता है तो पता चल जाता है कि उस स्थान पर खतरा है। तो इसको कहा जाता है होम सिग्नल। तो ये फास्फीन का प्रमुख उपयोग है होम सिग्नल बनाने के लिए। इसके अलावा फास्फीन जो होता है इसका उपयोग, फास्फीन में हम इसका उपयोग पहचान करने के लिए धातु फास्फाइड बनाने के लिए कर सकते हैं, ये इसका विशेष उपयोग है। अब इसके अलावा इसमें आपको प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पर प्रमुख प्रश्न ये बनता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि फास्फीन की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसे सिद्ध करेंगे आप कि फास्फीन की प्रकृति क्षारीय होती है, ये क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अभी बताया हमने फास्फीन जो कि क्षारीय प्रकृति तो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएगी, है लवण बनाएगी। तो ये एक प्रश्न इसमें बनता है कि फास्फीन की प्रकृति क्षारीय होती है, यह सिद्ध करना है हमको। इसके अलावा इसमें प्रयोगशाला बनाने की विधि ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला में आप फास्फीन कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एवं चित्र बनाइए, ये भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये फास्फीन को बनाने की विधि, इसके उपयोग और इसके ये क्वेश्चन मुख्य रूप से आ सकते हैं। तो ये आप लोग इसमें तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो अम्ल क्यों कहा गया है इनको, फास्फोरस जैसे आप जानते हैं फास्फोरस समूह 15 का सदस्य है और इस आवर्त सारणी में आप जैसे ही दाएं ओर जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति वाले तत्व हमको मिलते हैं, आधात्मिक तत्व मिलते हैं, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो इनको ऑक्सो एसिड क्यों नाम दिया गया है, जैसे फास्फोरस अनेकों ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस का ऑक्साइड है जैसे P2O3, इसमें जब आप पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने से हमको अम्ल मिलेगा, ये अम्ल मिलेगा आपको H3PO3। H3PO3 जो अम्ल होगा इसको हम फास्फोरस अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में जब आप पानी मिलाएंगे तो यहाँ पर हमको H3PO4 ये अम्ल मिलेगा। तो ये अम्ल ऑक्साइड में पानी मिलाकर तैयार किए जाते हैं, इसलिए और इनकी प्रकृति क्या रहती है, अम्लीय रहती है, इसलिए इनको ऑक्सो अम्ल नाम दिया गया है। तो इनके ऑक्साइड में पानी, जैसे क्षारीय समूह में आपने पढ़ लिए है, क्षारीय तत्व में हम पानी डालते हैं तो प्रबल क्षार का निर्माण होता है, ऐसे इनके ऑक्साइड में जब पानी डालते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है। तो इन अम्लों को ऑक्सो अम्ल नाम दिया गया है। ऑक्सो अम्ल अम्लीय प्रकृति के कारण इनको नाम दिया जाता है। फास्फोरस अनेकों ऑक्सो एसिड्स बनाता है, किंतु इसके दो श्रेणी प्रमुख है। एक श्रेणी है इसकी फास्फोरस अस अम्ल की और दूसरी है इक अम्ल की। तो अस और इक आप जानते होंगे, अस में तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह कम पाई जाती है और इक में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या अधिक पाई जाती है, इसलिए इनको ये नाम दिए जाते हैं फास्फोरस और फास्फोरिक। तो दो इसमें प्रमुख है, इसमें आप ऑक्सीजन जोड़ देंगे या ऑक्सीजन उसमें से घटा देंगे या जल का अणु बाहर निकाल देंगे तो इससे हमको इसके अन्य ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके बीच में यही समानुपात पाया जाता है, ऑक्सीजन प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, H2 जोड़ दीजिए या H2 बाहर निकाल दीजिए, तो इससे हमको इसके विभिन्न अम्ल मिल जाते हैं। तो यहाँ अस और इक आप समझ गए होंगे, अस का मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम, इक का मतलब ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा। तो यहाँ पर जो प्रमुख इसका अस एसिड फास्फोरस अम्ल, इसका प्रमुख अम्ल होता है H3PO3, जिसको
फास्फोरस अम्ल कहा जाता है। H3PO3 फास्फोरस अम्ल कहलाता है। ये फास्फोरस अम्ल है H3PO3। इसका स्ट्रक्चर ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो फास्फोरस और फास्फोरिक अम्लों की खासियत क्या होती है? इन सभी में एक P डबल बॉन्ड O बंध पाया जाएगा, एक POH बंध सभी में अवश्य होगा। ये इनकी खासियत, सभी में होगा। पीएच बंध वाले अम्ल प्रबल अपचय, पीएच बंध किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। कुछ में आपको पीपी बंध भी मिलेगा, किसी में पीओ बंध भी मिलेगा। और यहाँ पर इन अम्लों की हमको क्षारीयता देखना है। क्षारीयता कौन से हाइड्रोजन से मिलेगी हमको? जो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वही हमको इसकी क्षारीयता देगा। जो फास्फोरस से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा है वो इसकी क्षारीयता नहीं देगा। तो यहाँ पर जो फास्फोरस के साथ सीधे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है हाइड्रोजन, वो इसके अपचय प्रकृति को दर्शाता है, किंतु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्षारीयता प्रकट करेगा। जब इसका विघटन होगा, आयनाइजेशन होगा, तो इसी से H आयन निकलेगी, इसी का आयनन होता है, इसलिए इसकी क्षारीयता इससे ज्ञात की जाती है। यहाँ पर फास्फोरस की जो आकृति होती है चतुष्फल की आकृति होती है लगभग। फास्फोरस की संयोजकता आप जानते हैं 5 होती है, तो यहाँ पर 5वीं संयोजकता को वो द्विबंध द्वारा संतुष्ट कर लेता है। तो ये हर हमारे ऑक्सो एसिड की खासियत होगी। तो यहाँ पर प्रमुख में हमको फास्फोरस देखना है। फास्फोरस जो होता है H3PO3। यहाँ पर फास्फोरस केंद्रीय तत्व है, एक इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सिल मूलक जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी क्षारीयता हमको कितनी मिलेगी? फास्फोरस अम्ल की क्षारीयता आपको 2 हाइड्रोक्सिल मूलक है इसमें, तो ये आयनन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु देगा। इसकी क्षारीयता कितनी पाई जाएगी? इसकी क्षारीयता हमको मिलेगी 2। द्विक्षारकीय अम्ल होता है ये, द्विक्षारकीय अम्ल फास्फोरस अम्ल। अब इसमें से इसको ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ पर फास्फोरस से ये हाइड्रोक्सिल मूलक जुड़े हुए हैं और फास्फोरस केंद्रीय तत्व है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल भी इसका नाम है। जब इसमें से हम एक ऑक्सीजन का परमाणु निकाल देते हैं, तो ये A श्रेणी वाले फास्फोरस अम्लों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनमें फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस अम्ल है द्विक्षारकीय होता है, और यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +3 होती है। जब इसमें से हम एक ऑक्सीजन परमाणु निकाल देते हैं तो हमको हाइपोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ हाइपो नाम क्यों दिया गया है? जब इसमें ऑक्सीकरण संख्या इनकी कम हो जाती है और इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु निकल जाता है। जब एक ऑक्सीजन परमाणु निकल जाता है तो उसको हाइपो नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको मिला है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो है इस चार्ट में आप देख रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। H3PO2 ये एक क्षारकीय होता है, इसका सूत्र है H3PO2 और ये है एक क्षारकीय क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल मूलक है। जब इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको हाइपो नाम दिया जाता है। और जब फास्फोरस अम्ल के 2 अणुओं में से हम एक जल का अणु निकाल देते हैं, 2 अणुओं में से एक जल का अणु निकाल देते हैं, तो जो नया अम्ल प्राप्त होगा उसको पायरो नाम देते हैं। पायरो का अर्थ होता है गर्म करना। गर्म करने से यहाँ पर इसमें से 2 अणु में से एक जल का अणु निकल गया है और हमको पायरोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। पायरोफॉस्फोरस अम्ल जो होता है इसका स्ट्रक्चर चार्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये दिया गया है। इसका सूत्र होता है H4P2O5। इसका सूत्र होगा H4P2O5। यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बंध भी पाया जाता है H4P2O5। ये आप इसमें देख रहे हैं H4P2O5। यहाँ पर इसमें 2 OH समूह है, 2 हाइड्रोजन इसमें आयनिक होंगे, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? द्विक्षारकीय होगी। और यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 होगी। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 होगी, द्विक्षारकीय अम्ल होगा। तो ये A श्रेणी के 3 फास्फोरस अम्ल हमको मिलेंगे। तो A श्रेणी में 3 फास्फोरस अम्ल है। यहाँ पर H3PO3 फास्फोरस अम्ल, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गई, इसको हाइपो नाम दिए है और इसको नाम दिए पायरो। H4P2O5 2 अणु में से एक जल का अणु निकल जाता है। पायरो का अर्थ होता है गर्म करना, तो इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ये यहाँ पर द्विक्षारकीय है, ये यहाँ पर मोनोबेसिक है, एक क्षारकीय है और ये यहाँ पर द्विक्षारकीय। तो इनकी क्षारकता अब आप समझ गए होंगे। फास्फोरस से सीधे जुड़े हाइड्रोजन क्षारकता नहीं दिखा रहे,
फास्फोरस के वे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बंध में है वह यहाँ पर क्षारकता इसकी दर्शा है। फास्फोरस से जो हाइड्रोजन जुड़ा वो इसका अपचायक प्रकृति दिखाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता भी है कि हाइपोफास्फोरस अम्ल प्रबल अपचायक क्यों होता है। तो हाइपोफास्फोरस अम्ल प्रबल अपचायक क्यों है? क्योंकि इसमें 2 pH बंध पाए जाते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि फास्फोरस अम्ल द्विक्षारकी क्यों होता है। तो इसके स्ट्रक्चर से आप दिखा सकते हैं कि इसमें 2 OH समूह है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसमें आयनीकृत हो सकते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता 2 होगी। तो ये अ श्रेणी के फास्फोरस अम्ल है। तो इनमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमको निम्न मिल रही है, 2 में +3 है और 1 में +1 है। इसके बाद इक श्रेणी के फास्फोरस अम्ल आते हैं। इक श्रेणी के जो आएंगे इनको फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है। फास्फोरिक अम्ल, इक जैसा इनका नाम है, इक में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे हैं, चार्ट में देखिए यहाँ पर फास्फोरिक श्रेणी के जो अम्ल होंगे इनकी संख्या ज्यादा है। फास्फोरिक में जो मुख्य है हमारा, ये क्या हमारा पेरेंट है, बाकी इससे जनरेट हुए। तो ये पेरेंट जो है यहाँ पर हमारा आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। तो ये यहाँ पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 फास्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है, इसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे त्रिक्षारकीय अम्ल है, इसमें 3 OH समूह 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके विस्थापित हो सकते, त्रिक्षारकीय अम्ल है। और साथ ही क्या है यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ये उच्चतर है। ये अस से आप देख रहे हैं उच्चतर है, इसलिए इसको इक कहा गया फास्फोरिक अम्ल, और इसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है। अब हम इसमें से यदि एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं, इसमें से जिसको गर्म कर देते हैं, एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं, तो हमको मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, HPO3 प्राप्त होता है। HPO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें कम से कम एक P डबल बॉन्ड O1 होगा और एक POH भी बंध पाया जाएगा, और साथ में ये तीसरा ऑक्सीजन है। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होना चाहिए, 2 2 4 1 5। तो इसको नाम दिया जाता है मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल जो होता है ये बहुलक के रूप में पाया जाता है। इसका जो सूत्र होता है HPO3N होता है, 3 अणु भी इसके जुड़ सकते हैं, तो ट्राई मेटाफास्फोरिक अम्ल भी बनता है। यहाँ पर इसकी जो बेसिसिटी होगी ये मोनोबेसिक अम्ल होगा, इसमें केवल एक ही हाइड्रोक्सिल मूलक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक क्षारकीय होगा, और फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमको मिलेगी +5। यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या, क्षारीयता और अपचायक गुण ये विशेष है। तो इनके स्ट्रक्चर बनाना आता है, ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है। फास्फोरस के विभिन्न ऑक्सी अम्लों का सचित्र वर्णन करिए, उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखिए और क्षारीयता भी लिखिए। तो ये यहाँ पर एक श्रेणी के है, तो एक श्रेणी में हमने मेटाफास्फोरिक अम्ल देखे। जैसे हमने फास्फोरस अम्ल के 2 अणु में से एक जल का अणु निकाले थे, वैसे ही यहाँ पर फास्फोरिक इक अम्ल के 2 अणुओं में से एक जल का अणु निकाल लेते हैं, एक जल का अणु निकाल लेते हैं या इसको गर्म कर देते हैं, तो हमको पायरोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। पायरो का अर्थ होता है गर्म करना। पायरोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा, एक अणु में से 2 अणु में से एक जल का अणु यहाँ पर निकल गया है। इसका स्ट्रक्चर जो है पायरोफास्फोरस अम्ल की तरह ही है, ये नाम है इसका पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र आप देख सकते हैं H4P2O7 होगा। अब इसकी क्षारीयता कितनी आएगी, 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है और चारों आयनीकृत हो सकते हैं, तो इसकी क्षारीयता कितनी मिलेगी हमको, यहाँ पर इसकी क्षारीयता पाई जाएगी 4। तो यहाँ पर इसमें 4 हाइड्रोक्सिल मूलक पाए जाते, चतुर्क्षारकीय हो गए, 4 हाइड्रोजन दे सकता है। यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमको +5 मिलेगी। तो इन सब में देख रहे हैं आप फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या उच्च है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इक अम्ल कहा जाता है।
अब फास्फोरिक अम्ल में यदि हम एक ऑक्सीजन, इनका बनते किस प्रकार से, इनमें से ऑक्सीजन निकाल दीजिए, जल का अणु निकाल दीजिए, ऑक्सीजन प्लस कर दीजिए, तो या दो अणु में से एक जल का अणु निकाल दीजिए, तो हमको इसकी विभिन्न श्रेणी मिल जाएगी। अब इसमें यदि एक ऑक्सीजन हम प्लस कर देते, ऑक्सीजन ऐसा होता है जो द्विसंयोजी होता है, वो कहीं भी जाकर जुड़ सकता है, किसी के भी साथ ये अपना सेटलमेंट बना सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ये फास्फोरस के साथ जाकर जुड़ जाता है, ये इसके इस प्रकार से, और ये पर ऑक्सी बंध बना लेता है। तो इसका जो सूत्र मिलेगा हमको H3PO5 मिलेगा। H3PO5 ये चित्र में आप देख रहे हैं, H3PO5 पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल कहा जाता है इसको, पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल, और इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। पर ऑक्सो यानी यहाँ पर ऑक्साइड बंध बन गया है, POOH, POO बंध है, इसको परऑक्सो बंध कहते हैं। परऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल, मोनोफास्फोरिक अम्ल, इनके नाम लिखने में आपको विशेष सावधानी रखना है, अस और इक में अंतर है। अस में उनकी ऑक्सीकरण संख्या कम और इक में ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है। तो परऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ने से बन जाता है। अब इसी के समान जो हमारा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में यदि आप एक ऑक्सीजन परमाणु निकाल लेते, यहाँ पर हमने जोड़े थे, यदि इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु निकाल लेते हैं तो हमको हाइपो मिल जाएगा। ये अब दोनों फास्फोरस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये यहाँ पर हमको ये मिलेगा हाइपोफास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल में से जब एक ऑक्सीजन कम कर दी जाती है तो हाइपो, ये एक नियम है, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसका नाम हाइपो रहेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा तो उसका नाम मेटा रहेगा, और दो अणुओं में से एक जल का अणु निकल जाएगा तो उसका नाम पायरो देंगे। तो ये एक पद्धति है जिससे हम इसको विभिन्न नाम देते हैं, भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब इसमें से हम एक जल का ऑक्सीजन परमाणु निकाल देंगे तो हमको हाइपोफास्फोरिक अम्ल मिलेगा। हाइपोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या आपको +4 मिलेगी, धन 4 पाई जाती है। इसका सूत्र क्या मिलेगा, H4P2O6, ये इसका सूत्र पाया जाएगा। और ये क्या होगा, ये भी टेट्राबेसिक होगा, चतुष्क्षारकी, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो सकते हैं, तो चतुष्क्षारकी होगा, और ये इसकी क्षारिकता है। तो ये इस प्रकार से, और इसमें यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, इसमें आप देख रहे हैं फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो ये दो श्रेणी के हमने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड देखे, ऑक्सो अम्ल। तो यहाँ पर फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, तो फास्फोरस अम्ल की श्रेणी के 3 है, H3PO3, H3PO2, H4P2O5। इसके H3PO4, HPO3, H4P2O7, H4P2O6 और H3PO5। अब इनके नाम, क्षारकता और इनकी संरचनाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप बना सकते हैं। ये इन अम्लों की खासियत होती है। तो इनमें एक P डबल बॉन्ड O बंध अवश्य पाया जाएगा, एक POH बंध पाया जाएगा। अब इसमें प्रश्न की बारी आती है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि H3PO4 त्रिक्षारकी अम्ल क्यों है, त्रिक्षारकी अम्ल क्यों है, H3PO4 त्रिक्षारकी अम्ल क्यों है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनी है, जब इसका वियोजन होगा तो 3 H धनायन देगा, जो हाइड्रोक्सिल मूलक के रूप में जुड़े हुए। हाइड्रोक्सिल मूलक की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए इसको त्रिक्षारकी अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन के परमाणु देगा। जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है हाइपोफास्फोरस अम्ल प्रबल अपचायक क्यों होता है, तो प्रबल अपचायक होने का कारण है फास्फोरस से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो इन सब में आप देख रहे हैं इसी में सबसे ज्यादा फास्फोरस से हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। और इसकी जो क्षारीयता है मोनोबेसिक होगा, एक क्षारकी। H3PO4 त्रिक्षारकी क्यों होता है, ये प्रश्न आता है। और इसके अलावा प्रश्न बनता है क्या होता है जब H3PO3 को गर्म किया जाता है। H3PO3 को जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा,
तो ये इनकी एक खासियत भी होती है, जिनमें फास्फोरस हाइड्रोजन बंध है या फास्फोरस ऑक्सीजन बंध है, इनके अलावा पी डबल बॉन्ड हो, पीओएच के अलावा पीओ बंध है या पीएच बंध है, तो वो असमानुपातिक अनुपात में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी अपनी ऑक्सीकरण संख्या कम या अधिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम फास्फोरस अम्ल को या ऑर्थोफास्फोरस अम्ल को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल को गर्म करने से, यह अभी हमने पूर्व अध्याय में पढ़ लिए है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल बना देता है और PH3 बना देता है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसमें फास्फिन बन जाती है और ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल बन जाता है। तो ये फास्फिन बनाने की एक विधि भी है। फास्फिन बनाने की विधि में है, यहाँ पर फास्फोरस अम्ल को गर्म करके ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल और फास्फिन। तो ये प्रश्न बनता है कि ऑर्थोफास्फोरस अम्ल को गर्म करने से क्या होता है, तो गर्म करने से ये ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है और साथ में फास्फिन भी बनाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है, कैसे सिद्ध करोगे कि H3PO3 प्रबल अपचायक होता है। ये प्रश्न पहले बता चुके हैं हमने आपको। अब इसके अलावा ये पूछता है प्रश्न इसमें कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी है और इनकी संरचना चित्र बनाई है और ऐसे छोटे छोटे कारण बताओ इसमें बन सकते हैं। तो बच्चों ये इसमें विशेष क्वेश्चन है और उनके आंसर क्या होंगे। H3PO3 प्रबल अपचायक क्यों होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर दो पीएच बंध पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से फास्फोरस के प्रमुख ऑक्सो अम्ल है और इन ऑक्सो अम्लों के विशेष गुण है, ये याद कर लीजिए, इनके स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। तो इसमें मुख्य आप ऑर्थोफास्फोरस अम्ल और ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल याद कर लीजिए, उससे हम अगले बना सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दो अणु में से एक जल का अणु निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से हमको इसकी विभिन्न श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। बच्चों हमने अभी देखे फास्फोरस के विभिन्न ऑक्सो अम्ल, उनका संरचना, उनकी ऑक्सीकरण संख्या, उनकी क्षारीयता, उनका अपचायक गुण, ये सभी हमने देख लिए। फास्फिन बनाने की विधि देखे, इसके पूर्व उसके गुण उपयोग देख लिए। अब आपके इसके बाद हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट में ही अगला समूह होता है समूह 16। तो समूह 16 के सदस्य, उनके गुणों में आवर्तिता, बनाने की विधि, विभिन्न यौगिक, आप इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे।